अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट हंगामा में नसीम राजपूत बीटीवी के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। हंगामा तो हो गया इंग्लैंड में, और ऐसा हंगामा हुआ है कि किस तरह पाकिस्तान को क्या कोई एडवांटेज मिल गया है इस हंगामे की वजह से। हंगामा यह है कि कल जो कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट कोविड टेस्ट लिया गया और उसकी आज जो रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक इंग्लैंड के 7 अफराद, इंग्लैंड स्क्वाड के 7 अफराद जिसमें 3 प्लेयर और 4 सपोर्टिंग स्टाफ शामिल है, वो कोविड-19 का शिकार हो गए। ऐसे वक्त में ये खबर सामने आई कि 2 दिन के बाद यानी परसों पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला ओडीआई मैच कार्डिफ के मकाम पर खेला जाएगा। तैयारियां थी, इंग्लैंड ने 3 तारीख को अपनी टीम का अनाउंसमेंट कर दिया था और वो वही टीम थी जिसने श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई सीरीज खेली थी, लेकिन एकदम से तमाम चीजों को चेंज करना पड़ गया और हर चीज ही तकरीबन तब्दील होती हुई दिखाई दी। जो मौजूदा स्क्वाड अनाउंस किया गया उसमें 9 अनकैप्ड प्लेयर शामिल हैं, यानी कि उन्होंने अब तक ओडीआई क्रिकेट में इंग्लैंड की नुमाइंदगी नहीं की। क्राउले और ग्रेगोरी 2 ऐसे प्लेयर हैं कि जो दीगर फॉर्मेट में खेल चुके हैं इंग्लैंड की जानिब से, लेकिन अब तक ओडीआई क्रिकेट में नहीं खेले हैं। तो नई टीम और उसके साथ साथ कप्तान भी नया, कोच भी नया, यानी हर चीज 2 दिन पहले बिल्कुल तब्दील हो गई है इंग्लैंड की। सिल्वरवुड को कोच लेकर आ गए जो आराम पे चले गए थे। बैन स्टोक्स जिनकी उंगली जख्मी हो गई थी आईपीएल के दौरान, वो बहैसियत कप्तान एक यंग टीम को लीड करने के लिए आए कि जिसमें बहुत मारूफ क्रिकेटर शामिल नहीं है। लेकिन यह सवाल ये उठता है कि अगर इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के टूर पर होती और इस तरीके का इंसिडेंट हो गया होता कि पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स के या इतने प्लेयर्स के टेस्ट पॉजिटिव आ गए, तो क्या इंग्लिश टीम कयाम करती, क्या इंग्लिश टीम रुकती? ऐसा शायद मुमकिन नहीं होता, क्योंकि जितने वो फिटनेस कॉन्शियस हैं, सेहत के हवाले से जितने कॉन्शियस रहते हैं इंग्लैंड वाले, इंग्लैंड के लोग नहीं रुकते। हमारे बहुत ही सख्त जान है, लक्कड़ अजम, पत्थर अजम है हम लोग के, हमें तो कोई टेंशन होती नहीं है। हमने एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया, बस उस प्रेस रिलीज में कहा गया कि वाजे कर दिया इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को कि आपको कोविड-19 के हवाले से बेहतरीन इकदाम करने होंगे, और हमारी टीम मैनेजमेंट भी हर चीज का जायजा ले रही है। हमारा मेडिकल पैनल भी जो है वो इंग्लैंड के मेडिकल पैनल के साथ मुकम्मल राब्ते में है। क्या ये इनफ है? क्या ये कंप्लीट है? ये इतना बड़ा इशू है कि इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ दीगर कई और भी इशूज है। पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइजर्स ने क्रिकेट बोर्ड को खत लिख दिया है और उस खत में ये बात कही गई है कि कश्मीर प्रीमियर लीग है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, कश्मीर हमारा अटूट अंग है, कश्मीर हमारा अटूट अंग है, कश्मीर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए उस लिहाज से। लेकिन क्या हमारी मार्केट इतनी बड़ी है कि हम 2-3 लीग को हजम कर सकें, 2-3 लीग को प्रॉपर तौर पे चला सकें? इतनी बड़ी हमारी मार्केट है। ये बहुत सारे सवालात हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, जबरदस्त फील्डर, क्रिकेट एनालिस्ट, क्रिकेट कमेंटेटर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तमाम ही जिम्मेदारियां अंजाम दी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तमाम जिम्मेदारियां अंजाम दी। हारून रशीद साहब शो का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वाकई आज तो बड़ा हारून हंगामा खेज भाई, आगाज हो हुआ है गया इस प्रोग्राम हंगामा, का। जी हो गया बिल्कुल, बहुत ही इंग्लैंड में हंगामा। हंगामा। बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि बहुत ही 2 दिन पहले एक ऐसी चीज हुई जिसका किसी को भी मतलब ये कि शायबत तक नहीं था, और एकदम से 7 ऐसे अफराद जो कि उस स्क्वाड का हिस्सा थे इंग्लैंड के, वो उनका कोविड पॉजिटिव आ गया, जिसकी वजह से उनको ये मेजर्स लेने पड़े। अब जो अपने दूसरी तरफ आपने बात की थी यही कि क्या पाकिस्तान में अगर ये चीज होता तो इंग्लैंड यहाँ रुकती या ना रुकती, इसका अंदाजा तो सीधा सीधा जवाब तो यही है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो क्यों बंद की गई थी। वो सिर्फ इसीलिए बंद कर दी गई थी कि जी ये कुछ ऐसे कोविड के रिजल्ट्स पॉजिटिव आए थे, तो जिसकी वजह से उन्होंने उसको पोस्टपोन कर दिया और उसको जाके फिर अबू धाबी में फिनिश किया। तो यहाँ यही वो सिचुएशन आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड को ये तो कह दिया कि आप बायोसिक्योर बबल और ये सारी चीज़ों की अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग करें। दूसरी तरफ अगर हम ये देखते हैं, इंग्लैंड ने इतनी जल्दी एक नया स्क्वाड, यानी इससे उनकी बेंच स्ट्रेंथ का पता लगता है कि उनके पूरे का पूरा स्क्वाड जो कि हिस्सा था श्रीलंका के खिलाफ सीरीज का, वो रिप्लेस हो गया एक बिल्कुल नए स्क्वाड के साथ। तो उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना बेहतर है कि इररिस्पेक्टिव
कि अगर उनके इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएं कि उनके 20 के 20 जो अफराद हैं वो अलग हो जाएं, चाहे वो कोच हो, टीम मैनेजमेंट का हिस्सा हो। अब उन्होंने नया कोच भी ले आए हैं और उसके साथ साथ उन्होंने पूरी नई टीम भी तैयार कर ली है। ये एग्जैक्टली पाकिस्तान के लिए, जैसे कि आपने कहा, थोड़ा सा एडवांटेज इस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि वो सारे के सारे जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं वो नए हैं, अभी कॉम्बिनेशन भी उनका नहीं बना हुआ। तो जब वो पहला मैच अपनी 11 उतारेंगे तो उनमें उनको प्रॉब्लम होंगी। तो ऐसी टीमों को सेटल डाउन होने में कम से कम 2 से 3 मैचेस लग जाते हैं और उन्हीं 2-3 मैचेस में पाकिस्तान को एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम एक सेट फॉर्मेट के साथ जा रही है। पिछले एक आध साल से, 1.5 साल से यही प्लेयर्स इनके साथ हैं, सिवाय इक्का दुक्का प्लेयर जो कि चेंज हुए हैं वनडे में। अदरवाइज पाकिस्तान की टीम एक वही टीम है जो मुसलसल खेलती भी आ रही है, वेयर एज इंग्लैंड की वो टीम है जो पहली दफा खेलेगी और उनको कॉम्बिनेशन को अपने सेट करने में और उस पूरे वनडे के कंपटीशन में, जो कि इंटरनेशनल कंपटीशन है, इतने ज्यादा अनकैप्ड प्लेयर्स का आना इंटरनेशनल टीम में और अपनी सलाहियतों को बनवाना, ये उनके लिए बहुत बड़ा मौका है, इंग्लैंड के उन प्लेयर्स के लिए जो इनको मौका मिल रहा है। और भी जितना बड़ा ये इंसिडेंट हुआ, जितना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया इंग्लैंड में, इंग्लिश टीम के 7 लोगों का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आ गया। तो पाकिस्तान का इंग्लैंड में कयाम करना और सीरीज को जारी रखना पॉजिटिव है, खेल के लिए पॉजिटिव है। इससे कोई अच्छा पैगाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे रहा है या कोई स्टैंड लेना चाहिए था? हमारे खिलाड़ियों की हिफाजत भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। देखिए नसीम, इसमें हिफाजत तो क्या है, आपको तो पता है ये कोविड की हिफाजत यही होती है कि आप सेल्फ आइसोलेशन में चले जाते हैं। जैसे कि ऑलरेडी इंग्लैंड का पूरा स्क्वाड जो है वो सेल्फ आइसोलेशन में चला गया। जब वो सेल्फ आइसोलेशन में चला गया तो ऑब्वियसली उनको 10 से 12 दिन का पीरियड गुजारना होगा। और जो ये नया सेट आया है, ऑब्वियसली ये नए बबल में आया हुआ होगा और ये तमाम के तमाम इनके टेस्ट लिए गए होंगे और उसके बाद जब वो इस चीज़ से उनको कह दिया गया होगा कि जी नहीं, इनके ये सारे टेस्ट नेगेटिव आए हैं, इसलिए उनको वो लेकर आए हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरी तरफ अगर हम ये देखेंगे, देखें आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनली चीज़ें, माहौल जो है वो बेहतर होता चला जा रहा है। सारी वो जो कार्रवाई हैं वो होनी शुरू हो गई हुई हैं। तो मैं ये फील करता हूँ कि एक स्पोर्टिंग इवेंट है। इवन अगर आप देखेंगे दूसरे तमाम, चाहे आप फुटबॉल देख लें, कोपा अमेरिका कप चल रहा है, उधर यूरोपियन कप चल रहा है, इधर टेनिस की विंबलडन चल रही है, तो सारी की सारी स्पोर्टिंग एक्टिविटी जो कि डिप्राइव्ड है, क्राउड की पार्टिसिपेशन भी शुरू हो गई है इन तमाम मैचेस में। सो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। तो मैं ऐसे वक्त में दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, पाकिस्तान अपनी तैयारी कर रहा है वर्ल्ड कप की, और पाकिस्तान वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए जो T20 का जो भी है वो तो बाद में सीरीज शुरू होगी, लेकिन यही तकरीबन वो लड़के हैं जिन्होंने इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाना है। तो फिर इनके पास टाइम नहीं रह जाता। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टीम को वापस बुला लेता या वहां से वेस्ट इंडीज भेज देता तो आप कम से कम 6 मैचेस से महरूम हो जाते और आपकी वो तैयारी का जो सिलसिला है वो हैम्पर होता। ये एश्योरेंसेस देखने के बाद ही कि चीज़ें बिल्कुल ठीक हो रही हैं, बबल ठीक बना हुआ है और पाकिस्तान की टीम में तो कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। तो इसलिए कि क्योंकि पाकिस्तान और इंग्लैंड तो अलग अलग उसमें ठहर रहे होंगे और इंग्लैंड की टीम तो पहले किसी और जगह पे थी, अब वो नई जगह पे आई हुई होगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कि फॉर अ लॉन्गर रन क्रिकेट की बेहतरी के लिए, स्पोर्ट्स की बेहतरी के लिए ये बुरा कदम नहीं है कि पाकिस्तान टीम ने वहां स्टेप बैक किया। बिल्कुल, पाकिस्तान ने सही डिसीजन लिया आपके ख्याल में। ये जो एक बिल्कुल नई टीम दिखाई दे रही है बैन स्टोक्स की क़यादत में, कभी कभी हारून भाई इस तरह की टीमें आसान नहीं होती हैं, क्योंकि अब ये वो क्रिकेटर्स हैं कि जो अपनी टीम में जगह बनाने की कोशिश करेंगे और जिनकी जगह नहीं बनती है। तो क्या पाकिस्तान जो उनके तकरीबन तमाम ही मेन प्लेयर्स, अगर हम बेन स्टोक्स तो ऑलरेडी नहीं थे, वो आ गए टीम में, लेकिन वो भी इंजरी के बाद आ रहे हैं। उन्होंने डरहम की जानिब से 1-2 काउंटी मैचेस जरूर खेले, लेकिन कोई बहुत ज्यादा मैच प्रैक्टिस में वो नहीं है। तो हम इस टीम को लाइट ले सकते हैं? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता नसीम, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इंग्लैंड का जिस किस्म का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है ना, उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ साथ उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट साथ साथ चलती रहती है। अगर आप देखेंगे कि जब भी कोई इनका क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट या टीम में शामिल नहीं होता, वो फौरन जाके अपनी डोमेस्टिक की टीम को ज्वाइन करता है। तो उनका डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है कि उनका और इंटरनेशनल क्रिकेट का बहुत ज़्यादा फासला नहीं है, यानी आपका स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो ये तमाम के तमाम प्लेयर्स, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने कुछ उनको मौके मिले हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि वनडे के बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। देखिए 2-3 पुराने प्लेयर्स भी वापस आए हैं, मलान वापस आए हैं, बेन डकेट वापस आए हैं, जिनको इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस भी है। हाँ, वो भी सब वापस आए हैं। तो मेरे अपने नज़दीक टीम बुरी नहीं होगी, जेम्स विंस भी आए हैं।
तो टीम बुरी नहीं होगी। हाँ, ये जरूर है कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि कॉम्बिनेशन क्योंकि नया बनेगा, हर एक प्लेयर को अपने रोल के बारे में पता नहीं होगा। उनको ये रोल बताया जाएगा कि जी कौन ओपन जा रहा है, कौन मिडिल ऑर्डर में है और कौन लेटर ऑर्डर में बैटिंग करेगा। सो ये कॉम्बिनेशन बनाते हुए थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती हैं टीम मैनेजमेंट को। लेकिन मैं ये फील करता हूँ कि जिस किस्म के इन्वायरमेंट में वो खेलते हैं, बहुत जल्दी वो अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे इन सारी चीज़ों के लिए। बिल्कुल एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है, और प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, आप फॉर्म में भी होंगे फिर, और ज्यादा डेंजरस भी हो सकते हैं अरुण भाई, क्योंकि इससे पहले लोगों की तो जगह टीम में पक्की थी, इन्हें टीम में जगह बनानी है, तो कभी कभी इस तरह के प्लेयर ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं। अभी इस वक्त आप जो 9 अनकैप प्लेयर्स जिन्हें कैप भी नहीं मिली है अभी तक इंग्लैंड की, उनकी जो टीम में शमूलियत हुई है, बहुत कम होता है कि 9 अनकैप प्लेयर जो है वो किसी टीम का हिस्सा बन जाए। वो किसी इंसिडेंट की वजह से ही हो सकता है, बाकी तो कोई दूसरा रीजन दिखाई नहीं देता। तो ये जो 9 अनकैप प्लेयर आए हैं, इनको किस तरह देख रहे हैं आप? नहीं, मैं तो इसको बिल्कुल दूसरे अंदाज में देखूंगा। अगर आपको मैं यही पीछे ले जाऊं चैंपियंस ट्रॉफी में, तो पाकिस्तान के भी 5 से 6 अनकैप प्लेयर्स थे जिन्होंने उस चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लिया था, और पाकिस्तान वो चैंपियनशिप जीत गई थी। तो इन अनकैप प्लेयर्स का जो एडवांटेज इंग्लैंड को होगा वो ये होगा कि पाकिस्तानी प्लेयर्स ने या पाकिस्तान के थिंक टैंक ने इन लोगों को नहीं देखा होगा खेलते हुए। मे भी चंद उन लोगों के जो कि वहाँ काउंटी क्रिकेट या हमारे 1-2 प्लेयर्स खेलते हैं, वो उन प्लेयर्स को जानते हो कि जो इस वक्त टीम में शामिल हुए हैं। लेकिन उनके स्किल्स के बारे में, उनकी कि किस तरीके से वो मैचेस में खेलते हैं, उनका स्ट्राइक रेट आपको स्टैट से पता लग जाएगा, कौन से एरिया स्ट्रांग है वो भी आपको स्टैट्स के जरिए पता लग जाएगा। लेकिन जब एक दफा जब मैदान में उतरेंगे रियल सेंस में, आपको तब पता लगेगा कि ये प्लेयर्स कौन है। तो इसलिए बाज दफा अननोन फैक्टर आपके लिए मुश्किल साबित होता है, क्योंकि आप उनको नहीं जानते। उनकी बॉलिंग के बारे में आपको नहीं पता होता, आपके प्लेयर्स को, आपको उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ्स के बारे में नहीं पता होता। तो वहां जाके प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि पाकिस्तान को इन प्लेयर्स को असेस करने में थोड़ा सा वक्त लगे। लेकिन स्टिल आई वुड से कि पाकिस्तान के एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूं कि बैड लक भी है कि अगर पाकिस्तान स्ट्रांग टीम के खिलाफ खेलता तो इनकी तैयारी ज्यादा बेहतर होती। ठीक है, ये टीम भी, मैं इसको ये तो नहीं कहूंगा कि ये कमजोर है, लेकिन पाकिस्तान को एडवांटेज जरूर है कि चंद ऐसे प्लेयर्स जो अपनी जगह बना रहे होंगे इंग्लैंड में, थोड़े से एप्रीहेंसिव होंगे, वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना शुरू करेंगे, तो उनकी कोशिश यही होगी कि अपने आप को सेव रखते हुए मतलब अपनी परफॉर्मेंसेज इस तरह की दिखाएं कि ताकि उनके सिलेक्टर्स की नज़र में आ जाए कि जी हम पे अच्छे प्लेयर्स हैं। सो ये एक एडवांटेज पाकिस्तान को मुझे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मैं विश करता कि पाकिस्तान एक स्ट्रांग इंग्लैंड टीम के खिलाफ खेलता, ताकि रियल सेंस में पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता लगता। और मैं वैसे ये हो तो नहीं सकता, मैं खुद भी पहले कह रहा हूँ, लेकिन इंडिया के खिलाफ सीरीज खेल ली है इंग्लैंड ने हमारे बाद, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि 14 माह से इंग्लिश क्रिकेटर मुसलसल क्वारंटाइन और ये चीजें झेल रहे थे, उन्होंने कहा चलो यही तरीका अच्छा है, जरा थोड़ा आराम दे दो। वैसे नसीम, आई डोंट थिंक सो कि जब आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट पे खेल रहे होते हैं, आप बहुत स्टेक्स आपके बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। अगर आपने इंडिया की जब बात की है, देखें अभी भी इस बात की उम्मीद है कि जब पाकिस्तान की T20 की सीरीज शुरू होगी, हो सकता है वो प्लेयर्स अवेलेबल हो जाएं, क्योंकि वो 10 दिन की जो आइसोलेशन का पीरियड है वो गुजर चुका होगा। अगर वो टेस्ट करवाने जाते हैं और वो अगर वो नेगेटिव आ जाता है, तो वो प्लेयर्स अवेलेबल हो जाएंगे इंग्लैंड की टीम के लिए। और अभी इंडिया की सीरीज तो थोड़ी सी उसके बाद भी है, तो उस वक्त तक तो मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड की टीम पूरी की पूरी अपनी स्ट्रेंथ के साथ वापस आ जाएगी। लेकिन ये जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती है कि उनको बैकअप स्ट्रेंथ का पता लग जाएगा कि अगर खुदा ना खास्ता कोई उनके प्लेयर्स ऐसे जो कि मेन टीम का हिस्सा हैं, वो अगर अच्छा नहीं करते, तो उनको ये पता लग जाएगा कि हमारे पास जो बैकअप पूल है उसमें कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल के यानी उसकी मयार, और हम उनको एज ए बैकअप अपना समझ सकते हैं कि अगर इन केस कोई सीरियस इंजरी या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती हैं उन मेन प्लेयर्स को जो इंग्लैंड की टीम के लिए खेल रहे हैं, तो आपके पास कौन से प्लेयर्स तैयार हैं जो उनकी जगह ले लेंगे। बिल्कुल ठीक है अरुण भाई, ये तो हमने इंग्लिश टीम पे बात कर ली है, लेकिन अपनी टीम पर भी थोड़ी सी बात करते हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं अरुण भाई, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, क्योंकि हारिस सुहेल फिट होकर नहीं दे रहे हैं, ये मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। शुएब मकसूद की सूरत में एक खिलाड़ी 11th आवर में फ्लाइट पे चढ़ने में कामयाब हो गए जो टीम का हिस्सा नहीं थे, और हैदर अली ने चूंकि कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की थी, उस वजह से उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था। बात करते हैं ब्रेक के बाद हमारा कॉम्बिनेशन
क्या होना चाहिए? क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान परसों पहला ओडीआई मैच कार्डिफ के मकाम पर खेला जाएगा। एक हंगामा खड़ा हो गया इंग्लैंड में जब कल टेस्ट हुआ और रिपोर्ट सामने आई कि इंग्लैंड स्क्वाड के 7 अफराद, जिनमें 4 सपोर्टिंग स्टाफ शामिल है, 3 प्लेयर शामिल है, वो कोविड-19 का शिकार हो गए और उन्होंने अपनी तकरीबन पूरी टीम को आइसोलेट कर दिया है। अब 10 दिन तक तो वो कमरों से भी बाहर नहीं निकलेंगे। बहुत थक गए थे, थोड़ा आराम भी मिल जाएगा इंग्लिश टीम को। नई टीम है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है कि ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तैयारियों के लिए, क्योंकि एक तगड़ी सीरीज है। हारून रशीद साहब फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ शो पे ऐसा है जो एक बात तो कम से कम पहले ही वादे कर चुके हैं कि आप आसान लेने की पोजीशन में नहीं है। इंग्लैंड की चाहे कोई सी भी टीम हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ब्लेसिंग पाकिस्तान टीम के साथ जरूर आ गई है बफर हारून भाई से, क्योंकि कॉम्बिनेशन उन्हें नया बनाना पड़ेगा जो बना हुआ नहीं है। लेकिन हमारा कॉम्बिनेशन क्या है? सवाल यही है हारून भाई, हमारा अपना वैसे कॉम्बिनेशन क्या है? कुछ थोड़ी अपनी बात तो कर लें। हमारी कौन से मिडिल ऑर्डर होंगे, हमारा कौन से ओपनर होंगे? ये बात आप सही कह रहे हैं कि हम भी कोई इस तरीके से तैयार नहीं है। लेकिन अगर मैं आपके हेड कोच का जो कि मुस्बह उल हक हैं, उन्होंने जाने से पहले एक स्टेटमेंट दी थी कि उनको इशू सिर्फ मिडिल ऑर्डर बैटिंग का है, बाकी सारी चीज़ें उनकी तैयार हैं, जिससे मुझे यही फील होता है कि पाकिस्तान ने अपने ओपनिंग स्लॉट के लिए रिजवान और बाबर के साथ ही जाने का फैसला किया है। उसके बाद वो जो भी नीचे चेंजेस करेंगे वो करेंगे, जिसमें मैं फील करता हूँ कि शायद फ़खर जमान जो है वो नंबर 3 आए। पहले वो नंबर 6 जा रहे थे, अब क्योंकि शुएब मकसूद का हम सुन रहे थे कि वो फिट नहीं, वो फिट हो गए हुए हैं, लेकिन वो वनडे का तो शायद पार्ट ना हो। लेकिन जो लेकर गए थे हारिस सुहेल को, वो अनफिट हो गए हैं, जो कि बगैर खेले हुए टीम में आए थे और वहाँ प्रैक्टिस में जाने के बाद उनको हैमस्ट्रिंग की इंजरी हुई। और हैदर अली का जाना ये शो करता है कि उनकी इंजरी का जो ग्रेड है वो ज़्यादा है। अदरवाइज अगर वो टाइम पे रिकवर हो जाते तो हैदर अली को शायद भेजने की ज़रूरत ना होती, क्योंकि जो भी मुझे हेल्थ जो जो आपका स्पोर्ट्स इंजरीज का जो फिजियोथेरेपिस्ट जो टीम के साथ हैं, उन्होंने यही कहा है कि जी ग्रेड 2 या ग्रेड 3 की इंजरी है, उनका भी स्कैन भी कराना है उन्होंने मैच से एक दिन पहले, तो वहाँ पता लग जाएगा कि क्या इंजरी की नेचर है। अगर वो लंबी इंजरी है तो ऑब्वियसली हारिस सुहेल फिर किसी टीम का हिस्सा नहीं होंगे और हैदर अली उनको ज्वाइन कर लेंगे। तो मुझे ये फीलिंग है कि इंजरी की नेचर सीरियस है। अरुण भाई, हारिस जी सुहेल जिस वक्त आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा थे, वो जब से अनफिट चले आ रहे हैं, कभी फिट कभी अनफिट, मोस्टली वो अनफिट रहे। आखिर उनके साथ ऐसा आपने तो देखा होगा जब क्रिकेट बोर्ड में थे, उनकी असल प्रॉब्लम क्या है, मसाइल क्या है, कोई रिपोर्ट भी आपकी नजर से गुजरी होगी। आखिर हारिस सुहेल के साथ मसला है क्या? देखिए, हारिस सुहेल के साथ 2-3 मसले हैं। हारिस सुहेल का एक तो एक फैमिली इशू भी है, जो कि ऑब्वियसली मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि हमें किसी की पर्सनल ज़ाती उसके ऊपर हमें बात नहीं करनी चाहिए। दूसरे अपना उनकी इंजरी का मसला है, जिसके ऊपर मैं ज़रूर बात कर सकता हूँ। उसमें यह है कि मुसलसल जब से हारिस सुहेल आए हैं, सम और दी अदर उनकी इंजरी का प्रॉब्लम हमेशा से रहता है। आप देखेंगे, अगर आप पिछले 5 सालों में देखेंगे तो ज़्यादातर वक्त उन्होंने इंजरी की वजह से टीम से बाहर गुजारा है। अच्छे प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जब भी वो आते हैं उनको पता लगता है कि वो बहुत ही उम्दा बैट्समैन है और पाकिस्तान को एक मिडिल ऑर्डर में एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से उनके हैमस्ट्रिंग का मसला, उनके नी का इशू, ये चीज़ें उनके साथ साथ रहती हैं। अब देखें, फिर उनको हैमस्ट्रिंग का इंजरी का वो शिकार हो गए हैं। मुझे सिर्फ इशू ये था कि मैं हमेशा जब भी बोर्ड में ये मुझे प्रॉब्लम्स नज़र आती थी, मैं हमेशा उनको यही कहता था। जब मैं सिलेक्टर भी बना, तो जो मैंने अपनी सिलेक्शन पॉलिसी बनाई थी, उसमें मैंने बाकायदा लिखा हुआ था कि कोई भी इंजर्ड प्लेयर अगर हम उसको जब टीम में सेलेक्ट करेंगे, उस वक्त हम सेलेक्ट करेंगे जब वो 1 से 2 या 2 से 3 फर्स्ट क्लास के मैचेस खेल के अपनी इंजरी को प्रूव करे डोमेस्टिक क्रिकेट में। अदरवाइज उसको स्ट्रेट अवे आप टीम में नहीं डाल सकते। लेकिन प्रॉब्ली वो शायद कंटिन्यू नहीं हुई, क्योंकि यहाँ मैं यही देखता हूँ कि द मोमेंट प्लेयर अनफिट होता है, अनफिट होने के बाद वो फिट होते ही वो पाकिस्तान की टीम में चले जाता है। ये कैसे हो सकता है? अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया बेन स्टोक्स का। देखिए, वो डरम के लिए कुछ मैचेस खेले हैं, ठीक है, वो इतने ज़्यादा नहीं खेले, इमरजेंसी में उनको ज़रूरत पड़ गई तो उन्होंने उनको बुला लिया। वरना इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया हुआ था कि वो उनको वनडे की टीम का हिस्सा नहीं बनाएंगे और वो उनको उसी वक्त वहीं रखेंगे जबकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे और उसके बाद फिट होकर वो वापस आ जाएं। जो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही हमारे सेटअप में, लेकिन अब मजबूरन उनको बुलाना पड़ा। लेकिन आप देखें कि हारिस सुहेल अकेले ही नहीं है,
हारिस सोहेल के साथ शादाब खान भी हैं, जो अनफिट होते हैं स्ट्रेट अवे टीम में आ जाते हैं। जब तक आप अपनी फिटनेस शो नहीं करेंगे मैदान में, आप कैसे पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन सकते हैं? तो मेरा इशू सिर्फ ये है, और यही हारिस सोहेल का भी इशू नजर आता है मुझे, इंजरी का। बिल्कुल ठीक है हारून भाई। इश्यूज तो खैर बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट के देखते हैं, जैसे आपने बात की, फैमिली का क्या इशू होगा? फैमिली का यही तो इशू है कि कोविड-19 की वजह से उनकी फैमिली उन्हें जाने से कर दी है कि आप ना जाए। देखे ना, केस सामने आ गए तो प्रॉब्लम का शिकार तो हुए ना वो। आई थिंक मैं अभी इसके ऊपर ना, क्योंकि ये ऐसा सेंसिटिव इशू है कि मैं इसको टच इसलिए नहीं करना चाहता कि ये थोड़ा सा मैं इसको समझता हूँ, क्योंकि इसमें बड़ी ऐसी चीजें हैं, मैं समझता हूँ अखलाकी तौर पे हमें उसको यहाँ जिक्र नहीं करना चाहिए। खासता ऐसा कोई खुदा ना खास्ता और कोई ऐसी इशू नहीं है उनकी, वली एक आध है कोई इशू जो कि मैं मुनासिब नहीं समझता और कि मैं उसको यहाँ पर बयान करूँ। बिल्कुल ठीक है अरुण भाई, उसको बयान भी नहीं करना चाहिए। किसी के जाती मसाइल हम यहाँ डिस्कस करने नहीं बैठे हुए। हम वो हमारी टीम के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए उसका पोटेंशियल क्या है, दैट्स इम्पोर्टेंट। इसके अलावा कोई चीज नहीं। लेकिन अरुण भाई, अगर आप अपनी मिडिल ऑर्डर बैटिंग देखते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपको कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती। अगर ठीक है, रिजवान और आपके बाबर जा रहे हैं ओपनर, ये डिसीजन ले लिया चले टीम मैनेजमेंट ने। फखर तो वो भी ओपनर है, उनको आप टीम पर लेकर आ जाएंगे। अब्दुल्ला शकील या तो ओपनर या वन डाउन पोजीशन पे खेलते हैं। सऊद शकील ओपनर या वन डाउन पोजीशन पे खेलते हैं। आपके थोड़े से अगर कोई दरमियान में अगर आप उसको खिला सकते हैं तो सलमान अली आगा मुझे दिखाई देते हैं। क्या आप उनको 4-5 नंबर पे अगर बैटिंग कराना चाहेंगे तो लेकर आ जाएंगे। हैदर अली, वो भी ऊपर के बैट्समैनों में शुमार किए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है अरुण भाई, इमामुल हक दो ओपनर है, या उनको आप जो है वो वन डाउन लेकर आ जाएंगे या टू डाउन लेकर आ जाएंगे। आपके पास 4 और 5 नंबर के तो आपके पास बैट्समैन ही नहीं थे। अगर आप सच्चाई से देखें तो आपकी टीम मुंतखब हुई है, उसमें टॉप 3 के बैट्समैन आपको दिखाई दे रहे हैं। 4 और 5 तो दिखाई नहीं दे रहे। आपके दोबारा से आप फखर जमान को 6 नंबर पे खिलाएंगे क्या? नहीं नसीम, देखें मैं यहाँ ये फील करता हूँ कि ये हमने ये प्रॉब्लम खुद अपने लिए खुद ही क्रिएट की है। आप मुझे ये बताएं कि जब आपके पास इतने ज़्यादा ओपनर्स जैसे कि आपने जिक्र किया, मैं आपको एक थोड़ा सा यहाँ थोड़ा रेफरेंस के तौर पे मैं ऑस्ट्रेलिया का भी थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया को भी ये प्रॉब्लम हो रहा है कि उनको मिडिल ऑर्डर में T20 में किसको खिलाना है। बदकिस्मती से ये उनको ये इशू नहीं है कि किसको खिलाना है, इशू ये है कि जितने भी वो प्लेयर्स हैं ना, जब वो अपनी अपनी स्टेट से खेलते हैं तो वो टॉप पोजीशन पे खेलते हैं। तो जब वो ऑस्ट्रेलिया की टीम में आते हैं तो उनको कभी किसी को 6 नंबर पे खिलाना पड़ता है जो कि उनके टॉप 3 में खेल रहे होते हैं। उनमें उनके कैरी एक विकेट कीपर हैं, आपके एक दो और जो ऑफ स्पिन मैक्सवेल हैं वो कभी कभी 6 पे आते हैं। इससे पहले अगर आप देखें तो मिचेल मार्श को वो लेकर आते हैं। वेयर एज जब ये अपनी स्टेट से खेलते हैं तो टॉप ऑर्डर पे खेलते हैं, तो उनको फिनिशर चाहिए मिडिल ऑर्डर में। अब वो ये सोच रहे हैं कि किसको लेके आए किसको ना लेके आए। लेकिन हमारे यहाँ तो इशू ये है कि हमारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो है वो ओपनिंग बैट्समैन बन गए हैं, और वो अब अपनी उस जगह पे जाना नहीं चाह रहे जहां पर जाकर वो पाकिस्तान के लिए ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं और पाकिस्तान के लिए एक अच्छा मैच फिनिशर बन सकते हैं। देखिए मैं बाबर आजम की और जब मैं रिजवान की बात करता हूं तो देखिए ऊपर से वो खेल के 10 से 12 ओवर में वो आउट हो जाते हैं, और फिर नीचे जब आप देखते हैं तो नीचे उनके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो मैच को लेके जाए और फिनिश कर दे। तो जब आपके पास एक ऐसा प्लेयर मौजूद है, अगर रिजवान नीचे से आगे 5 या 6 पर मैच को फिनिश करके मैच को जिता के आने वाला प्लेयर मौजूद है, तो वो ओपन जाके, जबकि आपके पास नेमुल बदल ओपनर मौजूद है जो आपको एक्सप्लोजिव स्टार्ट दे सकता है। बाबर आजम नंबर 3 पे आके अपना पूरे के पूरे मैचेस, अगर ओपनर आपसे 6 से 7 ओवर ले जाते हैं तो आपके पास तो राउंड अबाउट 13 ओवर ही रह गए ना, 12 ओवर ही रह गए ना। उसी में आप गेम को बनाते हैं जिसमें बाबर आजम और रिजवान बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। दूसरा जो मुझे एक इशू ये नजर आता है, अगर इनको मिडिल ऑर्डर का इशू है तो ये सरफराज को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? जब आपको अगर इशू नजर आ रहा है कि नंबर 6 में आपके पास ऐसा बैट्समैन नहीं है जो के गेम को फिनिश करे, तो सरफराज आपके पास मौजूद है। आप सरफराज को खिलाएं, उसको कीपिंग करवाएं, फील्डिंग करवाएं, तो आपका ये इशू सॉल्व हो जाता है। तो इनफैक्ट तो पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने प्रॉब्लम तो अपने पर खुद ही तारीख की हुई है ना। सोल्यूशन इनके पास विद इन द स्क्वाड मौजूद है, लेकिन वो उसको लेने के लिए तैयार नहीं है।
तो हम भी अभी जैसे पहले हम ओडीआई की बात कर लेते हैं, परसों ओडीआई मैच खेला जाएगा। ओडीआई में भी यही ओपनिंग पेयर होना चाहिए आपके ख्याल में, या फिर अगर फखर आपके पास मौजूद है तो फखर बाबर के या रिजवान के साथ ओपन करें, और रिजवान अगर 4 पे बैटिंग करें, 5 पे बैटिंग करें, क्योंकि अब आप शोएब मकसूद लेके तो आप T20 में गए थे, लेकिन अब आपको खिलाना पड़ेगा। ये तो हमारी तैयारियों का आलम है अरुण भाई, क्या हमें यही नहीं पता हमारा प्लेयर किस फॉर्मेट में नहीं है। अब आप बात कर रहे हैं कि शोएब मकसूद जो T20 के लिए गए थे, अब आप उन्हें मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हैं क्योंकि हारिस सुहेल अनफिट हो गए। हारिस सुहेल का कोई रिप्लेसमेंट आपके पास वनडे टीम में नहीं था, इसका मकसद है। नहीं, ऐसा नहीं है नसीम, ऐसा नहीं है। देखिए अभी फिर मैं आपको बताऊंगा ये लोग क्या प्रॉब्लम, मेरे अपने नजदीक शायद वनडे में ये रिजवान और बाबर से ओपन ना जाएं, वहां ये नॉर्मल ओपनर जाएंगे, मे बी इमामुल हक को और फजल उसको भेज दें, फखर जमान को नंबर 3 पे, बाबर आजम आएंगे 4 पे, फिर आप नीचे से इनका जो ये सेटअप बनेगा और रिजवान कहीं जाके 5 या 6 पे फिनिश करेंगे। मुझे तो ये फीलिंग होती है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जब आप शोएब मकसूद को वापस वनडे में ले आए, आपने वहां पर सऊद शकील को रखा हुआ है जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है और बाएं हाथ से खेलने वाला बैट्समैन भी है, और वो मिडिल ऑर्डर बैटिंग भी करता है, 4 5 6 पे वो खेलता रहा है, इससे पहले वो नंबर 7 तक खेला है वो। तो आपने अगर अभी उसको ट्राई करके देखें तो उसको इंटरनेशनल आपको मटेरियल पता लगेगा ना। अब तो और मौका मिल गया पाकिस्तान को कि उनके सामने जो टीम है वो भी नहीं है, तो आप एक चांस ले सकते हैं कि ऐसे प्लेयर जो बेंच पे बैठे हुए हैं, चाहे वो आगा सलमान हो, चाहे वो सऊद शकील हो, चाहे और कोई एक दो अगर ऐसे नए प्लेयर वहां पर मौजूद है बेंच में, तो आप एक चांस ले सकते हैं। अपनी कोर टीम पूरी रखें, एक या दो प्लेयर का आप बीच में कुशन रखें कि हम इन 2 प्लेयर्स को ट्राई करके देख सकते हैं कि ये लोग इंटरनेशनल लेवल के ऊपर किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। देखिए जो सऊद शकील को जितना मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में और अंडर 19 लेवल से और जिस तरह मैंने उसको देखा है खेलते हुए, उसमें मुझे काफी पोटेंशियल नजर आता है, थिंकर है, सोच समझ के खेलता है और गेम को लेके भी चलना उसको आता है। तो मैं समझता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी इनको लेनी चाहिए। पाकिस्तान टीम ने अगर फ्यूचर की टीम बनानी है ना, देखें आप कब तक, शोएब मकसूद भी तो कोई 35 साल के हो गए हैं ना वो, अब आप मतलब हफीज आप देख लें ऑन द वे आउट हैं, इस तरह और शोएब मलिक ऑन द वे आउट हैं, तो आपको नए प्लेयर मिलेंगे कहाँ से? जब तक आप उनको मौका नहीं देंगे आपको कैसे पता लगेगा किसी का पोटेंशियल क्या है? बिल्कुल। और हम भी हैदर अली जिस तरीके की कॉम्पैक्ट बैट्समैन अंडर 19 वर्ल्ड कप में लग रहे थे, हमने हैदर अली को T20 क्रिकेट का स्टार बनाने की कोशिश की, विकेट मारे जाए, वो जो एक जेन्युइन अप्रोच थी उनकी, वो तकरीबन खत्म हो गई है। व्हाई नॉट आप हैदर अली को ओडीआई क्रिकेट में ट्राई करके देखें, जिस तरह आप अब्दुल्ला शफीक को पहले T20 क्रिकेट में ले गए थे, उसके बाद वापस ओडीआई क्रिकेट में लेकर आए। तो हैदर अली को इस फॉर्मेट में अगर मौका दिया जाए, आपके ख्याल में ज्यादा मुनासिब होगा? देखिए हैदर अली के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि देखिए हैदर अली ने डेफिनेटली डिसअपॉइंट किया है पाकिस्तान की टीम के थिंक टैंक को, बिकॉज बहुत ज़्यादा हाई होप्स थी हैदर अली के ऊपर। देखिए मैं एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है जो कि टीम की मैनेजमेंट, टीम की थिंक टैंक को भी समझने की ज़रूरत है, और नाजरीन को और अवाम को भी मैं बता दूं कि देखिए फ़र्क ये होता है कि जब आप अंडर 19 खेल रहे होते हैं ना, तो वो लो लेवल की क्रिकेट होती है, वहां पर बहुत ज्यादा आपके सामने कंपटीशन भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, आपके कैप्टन अंडर 19 के लेवल के ऊपर इतने ज्यादा मेच्योर नहीं होते आप, इसलिए अगर थोड़ी सी भी अच्छी स्किल्स आपकी हैं तो आप वहां एक्सेल कर जाते हैं। और जिस तरीके से मैंने हैदर अली को डेवलप होते हुए देखा है, वो बेसिकली ऑन साइड के प्लेयर थे। लोअर लेवल के ऊपर लोगों को इतना एहसास नहीं होता कि ऑन साइड पे सारे शॉट्स खेलता है और रन्स बनाता चला जाता है, और बहुत कामयाब रन्स उसने बनाए अंडर 19 के लेवल पे। द मोमेंट आप जब हायर कैटेगरी में आते हैं, जिसमें आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं, तो वहां का जो थिंक टैंक है, वहां का जो कैप्टन है, ऑपोजिट जो ओपोनेंट्स आपके हैं, वो आपको बहुत वे कर रहे होते हैं। द मोमेंट उन्होंने ये देख लिया कि ऑन साइड पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उन्होंने वहां बॉलिंग करानी छोड़ दी। अगर आप उठा के देखेंगे जितनी भी हैदर अली को, कि वो सारी ऑफ स्टंप की बाहर की बॉलों को ऑन साइड पे खेल के जाते हुए आउट हुए हैं, क्योंकि उनको ऑफ साइड का स्ट्रांग इतना उनका प्ले नहीं है, यानी ऑफ साइड इतनी स्ट्रांग नहीं है उनकी बैटिंग में। वहां पर जो आपकी टीम की जो थिंक टैंक है, उनका काम ये था कि उसकी ऑफ साइड की जो स्ट्रोक मेकिंग है या वहां जो स्किल्स हैं वो इंप्रूव करवाएं।
ताकि वो विकेट के चारों तरफ खेले, ताकि फिर वो हर जगह पे रन कर सके। अब कोशिश ही वो ये करता है कि उसको बॉल बीच में मिले मिडिल और लेग स्टंप के ऊपर, और वो उसको चला दे मिड विकेट की तरफ या मिड ऑन के ऊपर से। वेराज उसको कवर ड्राइव, उसको कट शॉट, उसको मिड ऑफ के ऊपर शॉट्स खेलना जो है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए था। पाकिस्तान की जो भी कोचिंग स्टाफ है, चाहे वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में है या पाकिस्तान की टीम के साथ है, बदकिस्मती से ये नहीं हुआ। दूसरा, हैदर अली का अपना कसूर है कि आप अगर इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं तो मुझे पता है ना कि मुझसे क्या गलतियां हो रही हैं, तो मैं उस गलतियों को दूर करने के लिए मैं खुद जाऊंगा कोच के पास कि सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं ज्यादातर ऑन साइड पे खेल रहा हूँ, आप मुझे बताएं मैं किस तरीके से ऑफ साइड के ऊपर अपने आप को बेहतर कर सकता हूँ। तो एक्चुअली इसमें दोनों चीजें मिलके ही काम करती हैं, तब जाके कोई चीज इंप्रूव होती है। बदकिस्मती से हैदर अली के साथ ये वाला इशू जो है ना, वो भी बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूँ कि साथ साथ चल रहा है। और में इशू तो बहुत सारे हैं। एक इशू ये भी है कि हमारे यहाँ ऐड चलना है तो एक ब्रेक लेना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं प्रोग्राम में। हम पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन पर, इंग्लैंड के कॉम्बिनेशन पर परसों मैच से पहले भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ और भी इशूज है। पाकिस्तान सुपर लीग हाल ही में खत्म हुई है, उनके ओनर्स ने खत लिखा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। दूसरी जानिब कश्मीर प्रीमियर लीग का ड्राफ्ट हो गया, लेकिन जो उनके लॉज थे उसके तहत कश्मीर के प्लेयर्स उतने दिखाई नहीं दे रहे। ब्रेक के बाद क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग इख्तिताम पसीर हो गई। जो मसाइल हुए, जो कुछ भी हुआ वो हमने देखा, लेकिन एंड ऑफ द डे मुल्तान सुल्तान चैंपियन बन गए। लेकिन पूरा साल पीएसएल से पहले, सीजन 6 से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तमाम के तमाम लोग अ, अ, चीखते हुए दिखाई दिए। तमाम के तमाम लोग जो है वो आवाज लगाते हुए निकालते हुए दिखाई दिए, मुख्तलिफ बातें करते हुए दिखाई दिए। इवन फ्रेंचाइजर्स की मैं बात कर रहा हूँ कि फाइनेंशियल मॉडल को तब्दील किया जाए, हमें मुसलसल नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कश्मीर प्रीमियर लीग भी सामने आ गई और ये ऐसा लग रहा है कि ये मिनी पाकिस्तान सुपर लीग है। कश्मीर हमारा अटूट अंग, कश्मीर हमारा शहर, हमारी शहर है। कश्मीर है तो हम हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कश्मीर प्रीमियर लीग के आने के बाद फ्रेंचाइजर्स ने राब्ता किया, एहसान मानी साहब को खत लिखा है कि सर आगे क्या मसाइल हो सकते हैं। हारून रशीद भाई कैसे देखते हैं, क्या हमारी मार्केट इतनी बड़ी है कि इतने सारे इवेंट्स को हम फीड कर सकते हैं? हारून भाई, मेरा सवाल यही है कि खत लिख दिया है फ्रेंचाइजर्स ने एहसान मानी साहब को, और ये बात कही है कि ऑलरेडी हमारे मसाइल इतने ज्यादा दिखाई देते हैं, हम एटलीस्ट रजिस्टर जरूर करा रहे हैं कि कल मार्केटिंग के सिलसिले में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। एग्री करेंगे आप? बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया है नसीम आपने। मैं इसको थोड़ा सा पीछे आपको माजी की तरफ ले जाऊंगा कि आपने जो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात की ना, ये वाकई इतना पर्टिनेंट है कि हमें अच्छी तरह याद है कि आपको याद होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब नजम सेठी साहब के दौर में एक यहाँ पर रमजान लीग हुआ करती थी कराची में, उसमें सिर्फ एनओसी दी जाती थी और उसके बाद यह है कि उनको इजाजत दे दी जाती थी कि आप यहाँ पर आके क्रिकेट अपनी ऑर्गेनाइज कर लें और सारे प्लेयर्स को ले भी लें और उनको स्पॉन्सर्स भी मिल जाते थे। यानी हमारी उस जमाने की मार्केटिंग टीम ने ये कहा कि हमारा वैसे इतना छोटा है मार्केट का स्ट्रेंथ, अगर आपने इन लोकल लीग्स को इजाजत दे दी तो हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं वो हमारे यहाँ से निकल के उनके पास चले जाएंगे, बिकॉज ये जो छोटी लीग्स हैं इनमें स्पॉन्सर्स को बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ेगा और उनको एयर टाइम मिलेगा जितना वो हमारे यहाँ ले रहे हैं। तो उस वक्त फिर ये फैसला किया था। इसलिए अगर आपको याद हो कि एक कंडीशन निकली थी जिसमें कहा गया था कि जी जो भी ऐसी लीग ऑर्गेनाइज करेगा उसको 15 लाख रुपए जमा कराने पड़ेंगे, नाम पहले देने पड़ेंगे, स्पॉन्सर्स के नाम पहले देने पड़ेंगे। तो ये वो चीजें थी जो इस बैकड्रॉप में हुई थी कि हमारी उस जमाने की मार्केटिंग टीम ये समझती थी कि अगर हमने इन लीग्स को इजाजत दे दी तो हमारी पीएसएल जो एक ब्रांड बनते जा रहा है उसका स्पॉन्सर टूट सकता है। वेयर एज अगर एक कोई बड़ी कंपनी निचले लेवल के ऊपर स्पॉन्सर कर रही है तो वो क्यों हमारे साथ आगे पीएसएल में स्पॉन्सर नहीं कर रही? उसका रीजन ये है कि क्योंकि उनके पास वो सस्ते में उनको वो पब्लिसिटी मिल रही है जो हमारे पास आने के बाद उनको थोड़े महंगे दामों में बिकेगी। तो ये वो चीज नसीम जिसकी वजह से जिसे मैं जिसकी वजह से करता हूँ कि यही फ्रेंचाइजीज ने जो है ना ये पॉइंट
उनका ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि मैं मानता हूं कि कश्मीर लीग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट है फॉर द कश्मीरी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि कश्मीर में क्रिकेट को फरोग देना, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये जो फ्रेंचाइजीज ने अपने कंसर्न शो किए हैं ये काफी वैलिड है, क्योंकि आपकी मार्केट का स्कोप बहुत बड़ा नहीं है, बहुत लिमिटेड स्कोप में आप अपनी मार्केटिंग लेकर आते हैं। क्योंकि देखिए, जब आप ये फ्रेंचाइज की टीमें बनाते हैं, जो फ्रेंचाइजीज को अपनी टीम को चलाने के लिए सब स्पॉन्सरशिप लेनी पड़ती है, तो वहां के लिए उनको छोटे छोटे स्पॉन्सर्स के पास जाना पड़ता है। किसी को शर्ट के ऊपर लोगो चाहिए, किसी को बाजू पर लोगो चाहिए होता है। आप देखेंगे कि 6 से 7 या 9 के करीब लोगोज आपको मुख्तलिफ शर्ट्स पर नजर आते हैं, जो कि उनका एक रेवेन्यू का एक स्ट्रीम बनता है। तो ऑब्वियसली जितनी ज्यादा इस किस्म की लीग्स होंगी तो आपको इश्यूज तो होंगे। आपके अगर आपका पार्टनर जो इस वक्त आपको स्पॉन्सर कर रहा है, वो अगर आपको, फॉर इंस्टेंस मैं एक बात कर रहा हूँ कि 1 लाख रुपया अगर आपको देता है, और अगर वो कश्मीर लीग में जाता है, वो कहता है जी 20,000 में आप आ जाए हमारे पास, तो वो क्यों नहीं जाएगा वो स्पॉन्सर? क्योंकि 12 दिन या 15 दिन या 20 दिन का एयर टाइम तो, यानी मैच तो टेलीविजन पे आ रहे होंगे ना, और क्रिकेट फैंस तो मैच देखते हैं, चाहे रिस्पेक्टिव जो मर्जी मैच हो। अभी आप टेप बॉल का टूर्नामेंट करा के आए हैं, आप देख लें, वो टेलीविजन पे आया था, लोगों ने देखा उन मैचेस को। सो टेलीविजन के ऊपर जब भी मैचेस आएंगे तो देखेंगे। अगर सस्ते दामों में किसी मार्केटर को, यानी मार्केटिंग की टीम को ये मिल रहा है किसी भी कंपनी की, कि तो डेफिनेटली वो उसके पास जाएगा। वो सोचेगा कि मैं क्यों महंगे दामों में चीजें खरीदूं जबकि मुझे सस्ते दामों में मिल रही है। तो अरुण भाई, इसका मकसद है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा ब्रांड दिखाई देता है, पाकिस्तान सुपर लीग, ऑलरेडी उनके फ्रेंचाइजर जिस तरीके से एक तरीके से रोते हुए दिखाई दे रहे थे, वो तमाम के तमाम लोग कि हमने इतना पैसा लगा दिया, हम रिकवर कब करेंगे, हमारी रिकवरी का टाइम कब होगा। तो ये तो लीग भी खतरे में पड़ रही है, और फ्रेंचाइजर मुझे ऐसा लग रहा है कि मजीद आंसू बहाएंगे। देखिए, ऑलरेडी इट्स नॉट ओनली ये फ्रेंचाइजीज का कंसर्न है। देखिए, वो रो नहीं रही है, कंसर्न शो कर रहे हैं कि देखें, आप जो भी ये चीजें कर रहे हैं, इसके ऊपर आप ये जरूर फील करें कि जो पाकिस्तान सुपर लीग को क्या धचका लग सकता है। पाकिस्तान सुपर लीग, देखें, इसमें बोर्ड का भी तो इशू है ना, क्योंकि बाज स्पॉन्सर्स तो बोर्ड लेके आता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी तो पीएसएल के लिए स्पॉन्सर्स लेकर आता है ना। पीएसएल की फ्रेंचाइजीज भी अपने लिए लेकर आती हैं स्पॉन्सर्स। सो ये इशू तो होगा, क्योंकि आपकी मार्केट टाइट हो जाएगी ना। देखिए, सप्लाई एंड डिमांड वाली बात आती है ना नसीम। सीधी सी बात यह है कि आप जिस किस्म की आपकी लीग ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी, तो आपके स्पॉन्सर्स की डिमांड जो है वो और ज्यादा होती चलेगी। हर किसी को स्पॉन्सर चाहिए अपनी लीग को खड़ा करने के लिए। अब कश्मीर, ऑब्वियसली कश्मीर की गवर्नमेंट भी इसमें पार्ट प्ले करेगी। वो भी चाहेगी कि जो अच्छी अच्छी कंपनीज हैं वो आके उनको स्पॉन्सर करें। मे बी हम कश्मीर लीग में ये भी देखें कि जो कश्मीरी भाई हमारे बाहर रहते हैं, वहाँ अपनी कंपनी या कंसर्न्स चला रहे होते हैं, हो सकता है उनमें से आके कई लोग जो हैं वो इनको स्पॉन्सर करें। तो ये इशू तो डेफिनेटली रहेगा। लेकिन जो फार्मूला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी फ्रेंचाइजीज के साथ बनाया हुआ है, उसका रिजल्ट 10 साल में आना है। देखिए, अभी ऑलरेडी ये भी बात चल रही है कि 2 टीमों को ऐड करने की बातें कर रहे थे फ्रेंचाइजीज ने, उसके ऊपर भी कंसर्न शो किया है। वेयर एज जो ओरिजिनल प्लान था उसमें यह था कि 4 से 5 सालों में ये 6 टीमें 8 टीमों में कन्वर्ट हो जाएंगी। लेकिन वो 2 टीमों की एडिशन इसलिए नहीं होने देना चाह रही फ्रेंचाइजीज कि फिर क्या होगा, स्पॉन्सर्स आपके पास है नहीं, आप दो टीमें और बना रहे हैं। जब वो 2 टीमें आ जाएंगी तो वो भी स्पॉन्सरशिप के लिए भागेंगी, तो किन कंपनीज के पास भागेंगी। सो दिस इज वेयर मेरे अपने नजदीक इसका सोल्यूशन एक ही नजर आता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के जो लोकल बिजनेस हाउसेज हैं वो स्पॉन्सर नहीं कर रहे पाकिस्तान सुपर लीग को। वेयर एज इंडिया में अगर आप देखें, आईपीएल में सारे के सारे उनके लोकल बिजनेस हाउसेज हैं जो उनको स्पॉन्सर करते हैं। सो पाकिस्तानी जो लोकल बिजनेस हाउसेज हैं उनको भी चाहिए कि वो आके इन स्पोर्टिंग एक्टिविटीज के ऊपर आके अपना कुछ शेयर डालें, ताकि पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स है और खासतौर पर क्रिकेट जो है वो और ज्यादा पले बढ़े। और भाई, हमारे जो लोकल स्पॉन्सर्स की आप बात कर रहे हैं, हमारी मार्केट इतनी बड़ी का है, एक लिमिटेड मार्केट है। आप क्रिकेट बोर्ड को भी जाना है यहाँ पे मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, देन फ्रेंचाइजर्स को भी जाना है, आपकी अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट भी है, वहां भी स्पॉन्सर ने आके खड़ा होना है। तो इतनी बड़ी मार्केट नहीं है आपकी। आपने जिस तरह, मुझे अच्छी तरह याद है, कराची में एक लीग हो रही थी और उसमें मैचेस रुकवा दिए थे जब आप डायरेक्टर डोमेस्टिक थी। आपको याद होगा जो नया नाजमाबाद में लीग खेली जा रही थी, इनोवेटर्स के नाम से वो लीग थी, और उसमें जो मेन टॉपिक उठाया गया था कि वो स्पॉन्सर्ड जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी हिस्सा है वो वहां पर लगे हुए दिखाई दिए थे और वो मैचेस रोक दिए गए थे। तो क्या
स्पॉन्सर्स का क्राइटेरिया एक बना लेना चाहिए कि ये स्पॉन्सर जो पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान सुपर लीग और पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ है, ये केपीएल में नहीं हो सकते, या ये मार्फोर टेप बॉल लीग में नहीं हो सकते, या और जो भी लीग होती है ये वहां नहीं हो सकते। जैसे मैंने पेप्सी को देखा, एक बड़ा स्पॉन्सर है और ये वहां पर मौजूद थे मार्फोर में। तो कहने का मकसद है, और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी है, या केएफसी की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो इनोवेटर्स में लगे हुए थे जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एतराज था। तो कोई क्लासिफिकेशन कर लेनी चाहिए स्पॉन्सर्स की। देखिए, मैं ये बता दूं नसीम के जो एमओयू जो साइन होता है या जो भी इनको ये डॉक्यूमेंट दिया जाता है, जो भी लीक कराने जाते हैं, उसमें बाकायदा तौर पर ये शिक मौजूद होती है कि जो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्पॉन्सर्स हैं वो उसमें शामिल नहीं होंगे। जब ये वायलेशन तब जाके क्रिकेट बोर्ड हरकत में आता है और वो उस लीग को रोक देता है, जिसका कि अभी आपने जिक्र किया। सो कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो नहीं हो सकता। इसीलिए अगर आप देखेंगे दूसरी तरफ एक ये भी होता है कि अगर कोई मशरूब साज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ क्रिकेट के साथ इन्वॉल्व है, तो दूसरा कोई भी क्रिकेट इवेंट जो है उसका जो राइवल मशरूब साज है उसको वो इन्वॉल्व नहीं करेगा। सो ये जो आप बात कर रहे हो ना, ये सारी की सारी चीजें उस एमओयू का हिस्सा होता है। तमाम जो बदकिस्मती से हमारे यहाँ होता ये है कि जब ये एमओयूज या इस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जब जाते हैं तो लोग उसकी डिटेल्स में उनकी शिकों को पढ़ते नहीं है। जब आप शिकों को पढ़ते नहीं है तब आपको ये प्रॉब्लम्स आती हैं, और उसके बाद आप फिर जब आपको बोर्ड आके इंटरवीन करता है कि जी आपने ये वायलेशन की है इसलिए हम आपको ये मना कर रहे हैं, तो जो आप बात कर रहे हैं ये ऑलरेडी कैटेगराइज्ड है कि आपका जो स्पॉन्सर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है वो किसी भी दूसरी क्रिकेटिंग इवेंट को स्पॉन्सर नहीं कर सकता। अभी जो आपने पेप्सी का जिक्र किया, पेप्सी का एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ। अब जो चल रहा है वो एडॉक बेसिस पे चल रहा है कि सीरीज टू सीरीज वो शायद इनको स्पॉन्सर कर रहे हैं क्योंकि उनका पीरियड खत्म हो चुका है। इसलिए वो पेप्सी वाले जो है हो सकता है दूसरी जगहों पर जा रहे हों, लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता तो हो सकता है पेप्सी किसी दूसरी लीग को स्पॉन्सर ना करता जिसका अभी आपने जिक्र किया। सो ये इश्यूज डेफिनेटली हैं। और जहां आपने बात की ना, मैंने कहा देखिए मैं तो फैसलाबाद की इंडस्ट्री की बात करता हूँ, मैं सियालकोट की इंडस्ट्री की बात करता हूँ। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है और वहां पर बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जो कि उनको चला रहे हैं, जिनकी इंडस्ट्रीज हैं। क्या वो ग्रुप्स वो नहीं आ सकते? मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सबको पता है कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स कौन कौन से हैं। वो भी अपना कोई ना कोई प्रोडक्ट, कोई ना कोई ऐसी चीज लॉन्च करने के लिए ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं और पीएसएल को और बाकी तमाम क्रिकेट को जो है वो स्पॉन्सर कर सकते हैं। ये अप्रोच करने की बात है। फैसलाबाद की एक टीम जब थी उसको एक वहाँ की लोकल बिजनेस हाउस ने एक जमाने में स्पॉन्सर करने की कोशिश की, लेकिन हो सकता है कि क्रिकेट बोर्ड की तरफ से वो उनको पजीराई ना मिली जिसकी वजह से वो बैकआउट कर गए। सो ऐसा नहीं है, पाकिस्तान के पास बड़े बिजनेस हाउस हैं, उनको अप्रोच करने की जरूरत है और उनको मतलब क्रिकेट की तरफ और स्पोर्ट्स की तरफ रागिब करने की जरूरत है। क्योंकि देखिए कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पब्लिसिटी बजट या मार्केटिंग का बजट या कोई एडवर्टाइजमेंट का बजट नहीं होता, सबका होता है। उसमें सीएसआर एक्टिविटी भी एक होती है जिसके ऊपर कुछ रकम उन्होंने मुख्तस की होती है, जिसमें आप सोशल एक्टिविटीज देखते हैं जिसमें कई कंपनीज निकलती हैं जो स्पॉन्सर करती हैं रिफाई इदारों को और इन सारी चीज़ों को। तो आई थिंक पाकिस्तान की स्पोर्ट्स भी क्योंकि सेल्फ रिलायंट नहीं है, तो ऐसे इदारों को आगे आना चाहिए जो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को, यूथ को हेल्दी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें, उनको स्पॉन्सर करें, ताकि पाकिस्तान का माशरा आगे जाके बेहतर से बेहतर होता चलता चला जाए। बिल्कुल, क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी नेशन के लिए, इसमें कोई शुबा नहीं है। और स्पॉन्सर्स के मामले में जो भी क्राइटेरिया अभी हारून रशीद भाई ने डिस्कस किया, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक अरसे से काम करते रहे। आप तमाम चीजों पे गहरी नजर रखी है उन्होंने, तो मेरे ख्याल है हमारे नाजरीन भी समझ गए होंगे और जिन लोगों को ये पैगाम जाना था वो भी समझ गए होंगे। अब कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम में कितनी क्या कुछ कर सकते हैं इस मामले में या नहीं कर सकते हैं, या कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कश्मीर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कश्मीर की टीम भी पाकिस्तान सुपर लीग में शामिल होने की बात हो रही थी कि अगर वो शामिल हो जाती तो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट सूरत हाल होती। लेकिन जैसे मैंने बात कही कि केपीएल के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल कुछ बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हारून भाई इससे ज्यादा मैं और आप नहीं बोल पाएंगे क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच हारून रशीद भाई। इस टॉपिक को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे और यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। जिंदगी रही तो फिर पहले वनडे मैच से पहले आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।